आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर आपके टेट के हिस्ट्री में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ेंगे, वो है इस्लाम का भारत में आगमन। तो शुरू करते हैं। तो इस्लाम का भारत में आगमन से पहले थोड़ा सा इस्लाम की ओरिजिन या उत्पत्ति के बारे में भी देख लिया जाए। तो इस्लाम का उदय मानते हैं कि 7वीं ईस्वी में या 7वीं सदी में, ईस्वी तो नहीं 7वीं सदी में इसकी उत्पत्ति अरब प्रायद्वीप में हुई थी। अरब प्रायद्वीप का मुख्य कंट्री जो है वो है सऊदी अरबिया। वैसे तो देखा जाए तो 7 कंट्री हैं जो कि अरब प्रायद्वीप में आते हैं, जिसमें यमन है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। उसके ऊपर चलो तो आप कतर है, फिर बहरीन है, ऊपर कुवैत है, ये सारे हैं। तो सबसे प्रमुख कंट्री उसका सबसे बड़ा जो है वो सऊदी अरबिया है, अरब प्रायद्वीप का। तो इस्लाम धर्म का उदय लगभग 7वीं शताब्दी में अरब पेनिनसुला या अरब प्रायद्वीप में, या जो आज का वर्तमान सऊदी अरब है, वहाँ माना जाता है। और उसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानती है कि हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में कुछ ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुए और वहाँ से इसकी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में कि ये इनकी 570 ईस्वी में मक्का शहर में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का शहर। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में आज के। और इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम इनके अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, और इनके माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। अब इनके जन्म के लगभग 40 वर्ष, जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष के हुए, मतलब 570 से 40 वर्ष, 610 ईस्वी में इन्हें मक्का के पास ही एक हीरा नामक गुफा में इन्हें ईश्वर का संदेश प्राप्त हुआ, और उस ईश्वरीय संदेशों का बाद में एक पुस्तक या ग्रंथ में संकलन किया गया, जिसे आपके पवित्र कुरान के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। अब आगे देखते हैं। अब हज़रत मोहम्मद साहब ने इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। उस समय, तत्समय जब मोहम्मद साहब का समय था, लगभग 7वीं शताब्दी में, तो अरब में पूरा अरब साम्राज्य छोटे छोटे कबीलों में, उस ज़माने में तेल वगैरह नहीं था, तो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। ये कबीले आपस में ही लड़ाई करते थे और दुनिया भर के देवी देवताओं को पूजा किया करते थे। तो इन्होंने फिर इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। जब शुरू किया तो फिर उसका विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि इन्हें मक्का को छोड़ के 622 ईस्वी में इन्हें मक्का से मदीना जाना पड़ा, और ये इनका मक्का से मदीना प्रस्थान जो है वो कहलाता है हिजरत। और इसी तिथि से, इसी वर्ष से इस्लामी कैलेंडर, जिसे हिजरी संबत कहते हैं, उसकी शुरुआत मानी जाती है। तो 622 ईस्वी को हमेशा आप याद रखिए, ये है मक्का से मदीना जाना, इस्लामी कैलेंडर हिजरी संबत की शुरुआत हुई थी। तो ये सवाल यहाँ से पूछता, तो ये इसे आप याद रखो। हम लोग बाकी एंशिएंट इंडिया भी पढ़ रहे थे, तो 2-3 संबत के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन था? 57 बीसी में विक्रम संबत, 78 एडी में शक संबत, और 319 या 20 में गुप्ता संबत हमने पढ़ा था। और एक हो गया आपका हिजरी संबत। तो ये सवाल यहाँ से पूछता है, तो ये आप इसे याद रखिए। 622 ईस्वी, और मदीना में ही पहले स्वतंत्र इस्लामी राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, और उसके बाद फिर कबीलों ने भी, अरब के कबीलों ने धीरे धीरे इनकी बातों को मानना शुरू किया और इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू किया। और इस्लाम धर्म एक मक्का से शुरू होकर, सऊदी अरब से शुरू होकर विश्व के विभिन्न देशों में उस समय फैला। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, और इसके बाद खलीफाओं का शासन इनके
उत्तराधिकारियों की, खलीफाओं का शासन शुरू किया। तो ये थोड़ा सा ओरिजिन थी, उत्पत्ति थी, इसको जानना जरूरी है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में इसका आगमन कैसे हुआ। थोड़ी सी और है मोहम्मद साहब की शिक्षाएं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को मानने वालों को 5 सिद्धांत निर्धारित किए थे। 5 सिद्धांत हैं इस्लाम के, ये आप जान लीजिए। 5 सिद्धांत क्या हैं? पहला है कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ये 5 सिद्धांत इस्लाम के हैं। कलमा क्या है? कलमा ये है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं या संदेश वाहक हैं। दूसरा है नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोज़ा, रमजान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना, ज़कात अपनी जो अर्जित आय या उपार्जित आय उसका 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा का मतलब 100 रुपये है अगर तो 2.5 रुपये आप उसे गरीबों पे खर्च करिए। और हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की पवित्र मक्का की यात्रा करिए। 5 सिद्धांत उन्होंने दिया था। अब भारत में आगमन इसके देखते हैं, भारत में आगमन इस्लाम का हुआ कैसे। तो भारत में जो इस्लाम का आगमन है, जो अलग अलग रास्तों और अलग अलग तरीकों से हुआ। अलग अलग रास्तों तरीकों से मतलब इसका है कि साउथ इंडिया में अलग तरीके से पहुंचा, नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से पहुंचा। तो कैसे है, पहले हम लोग इसे देखते हैं, दक्षिण भारत में कैसे पहुंचा। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ये व्यापार के माध्यम से पहुंचा, शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचा। उत्तर भारत में देखेंगे तो वो आक्रमण या युद्ध के जरिए या जबरदस्ती पहुंचा। तो दक्षिण भारत में शांतिपूर्ण तरीके से या व्यापार के माध्यम से इस्लाम पहुंचा, क्योंकि जब अरब में इस्लाम का उदय नहीं हुआ था, उसके पहले से ही अरब के व्यापारी मालाबार तट पे मतलब केरल में व्यापार करने के लिए आया करते थे, जब इस्लाम दुनिया में था नहीं तब। बाद में जब अरब में इस्लाम का उदय हो गया तो वहाँ के लोगों ने फिर इस्लाम धर्म को मानने लगे और फिर उसमें इस्लाम अरब यात्री भी भारत में आए, फिर उनकी वजह से भारत के लोग इस्लाम के संपर्क में आए। बहुत से उसमें ऐसे भी व्यापारी थे इस्लाम के कि जो यहीं बस गए, बसने की वजह से फिर उन्होंने फिर यहाँ पे अपने इस्लाम तौर तरीके को फैलाया और इस्लाम इस तरह से भारत में खासकर साउथ इंडिया में फैला। तो भारत में पहला ये कब आया था? लगभग 7वीं शताब्दी में। तो नॉर्थ इंडिया से पहले ये धर्म कहाँ आया था? साउथ इंडिया में इस्लाम धर्म। तो साउथ में कहाँ आया था? ये कब आया था? 7वीं शताब्दी में आया था और मालाबार तट पे आया था, मोस्टली केरल में आया था। पहली मस्जिद, भारत की पहली जो मस्जिद है वो 629 में केरल में ही बनाई गई और इसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। ठीक है, 629 ईस्वी में कहाँ बनाई गई? ये केरल में ही बनी। इसे भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। मोहम्मद साहब का जन्म 632 मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ। जन्म तो 570 ईस्वी में हुआ था, लेकिन मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी और ये उनके मृत्यु से पहले ये मस्जिद बना दी गई थी केरल में और ये अरब व्यापारियों ने ही बनाई थी। तो भारत की पहली मस्जिद जो आई है प्रकाश में वो है चेरामन जुमा मस्जिद। कहाँ है? केरल में। तो ये साउथ में प्रसार हुआ इस्लाम धर्म का। अब उत्तर भारत में देखते हैं, उत्तर भारत में कैसे प्रसार हुआ? सैन्य आक्रमणों के जरिए और राजनीतिक विस्तार की वजह से। तो ये फैला 8वीं शताब्दी में। वो कब था? केरल में या मालाबार तट पे साउथ इंडिया में 7वीं शताब्दी में, ये 8वीं शताब्दी। इसका मतलब साउथ में पहले इस्लाम आया, नॉर्थ में बाद में आया। पहला आक्रमण जो मुस्लिम का होता है भारत में वो है मोहम्मद बिन कासिम। इस नाम को आप याद रखिएगा और एक सन भी याद रखिएगा। 712 ईस्वी में, उस समय उमैयद खलीफा थे, उनके समय में ये मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया और वहाँ की राजा दाहिर को हराकर सिंध को पे अपना कब्जा किया और वहाँ पे इस्लाम की पहली राजनीतिक शुरुआत हुई। तो पहला आक्रमण
मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब किया? 712 में किया। कहाँ किया? सिंध। तो सिंध वगैरह भारत का उस समय उस जमाने में हिस्सा हुआ करता था। और राजा दाहिर ये चच वंश के शासक थे। कौन सा वंश था? चच। और एक मशहूर फारसी में किताब है, उसको कहते हैं चचनामा। चचनामा नाम से आप नहीं गेस कर पाओगे किससे रिलेटेड किताब है, लेकिन ये सिंध का इतिहास कहते हैं। चचनामा फारसी में लिखी है, किसने लिखी है तो पता नहीं है, लेकिन वो चचनामा जो है वो सिंध का इतिहास है। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें इन सब चीज़ों का जिक्र है और पूरे सिंध के इतिहास का जिक्र है इसमें। तो आप चचनामा याद रखिए, ये फारसी में लिखी हुई है। और ये मोहम्मद बिन कासिम को आप याद रखिए, ये सन याद रखिए, और राजा दाहिर को याद रखिए। और सिंध में थे पहला अटैक मुस्लिम्स का, ये हुआ। ये सवाल बार बार पूछता है। अब यहां से फिर तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्क का मतलब 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी का आक्रमण होता, जो उसने 1000 से लगा के 1025 के बीच में उसने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु होती है। और उस मृत्यु के बाद फिर कुतुब, उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने गुलाम वंश की नींव डाली है। और ये 1206 से 1526 जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, ये दिल्ली सल्तनत का काल था। अभी हम लोग दूसरे एपिसोड में उसे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो ये 320 सालों तक तो दिल्ली सल्तनत थी, और 1526 से 1857 तक लगभग 331 साल मुगलों का शासक था। उसके बाद फिर अंग्रेज आए। तो इन दौरान फिर ये तुर्क आक्रमण ने भी उस इस्लाम धर्म को भारत में मजबूत किया। इसके बाद तीसरा कारण फैलने का सूफी संतों का योगदान। इन्हीं आक्रमणकारियों के अलावा दो था। साउथ इंडिया में कैसे फैला? ट्रेड के दौरे, व्यापार के दौरे, वो 7वीं शताब्दी में। नॉर्थ इंडिया में कैसे फैला? अटैक के जरिए, आक्रमण के जरिए 8वीं शताब्दी में। बाकी तीसरा जो है इसे मजबूत करने का सूफी संतों ने किया। तो इसमें कई सिलसिले हैं, कई, जैसे भारत में जो मशहूर हैं वो हैं चिश्ती और सुहरवर्दी सिलसिला। इन सूफी संतों ने, फकीरों ने भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि इनके जो सिद्धांत थे ये सादगी, प्रेम और समानता का संदेश देते थे। और इसकी वजह से लोग इनसे प्रभावित हुए और इनकी चीज़ों को मानने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया। तो 3 तरह से फैला। एक तो ट्रेड के जरिए, व्यापार के जरिए, दूसरा अटैक के जरिए, और तीसरा सूफी संतों की वजह से भारत में इस्लाम आया और धीरे धीरे यहाँ पे ये फैला। अब थोड़ा सा अलग है चीज़ें, ये देख लेते हैं। हालांकि इससे सवाल बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए हमने इसे लिखा हुआ। भारतीय संस्कृति पे इस्लाम का प्रभाव क्या पड़ा, या तुर्कों का प्रभाव भी क्या पड़ा? तो पहला है गंगा जमनी तहजीब। गंगा जमनी तहजीब का मतलब है कि मुस्लिम संस्कृत और हिंदी संस्कृत के मिलने से एक अलग कॉमन कल्चर या नई संस्कृति बनी, जिसे कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। बार बार आप लोग नाम सुनते होंगे गंगा जमुनी तहजीब। तो ये है कि दोनों का एक मिश्रित संस्कृति जो आज भी हमारे यहाँ ये काम करती। गंगा जमुनी तहजीब, कला और वास्तुकला, इनके आने से, अरब के आने से, तो हमारे जो वास्तुकला में ये परिवर्तन हुआ। कुछ चीज़ें हमने उनसे सीखी, कुछ चीज़ें उन्होंने हमसे सीखी। तो तमाम बिल्डिंगें बनी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 2 मस्जिदें बनी थी। कुतुब इस्लाम मस्जिद बनी थी दिल्ली में, और एक बना था 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। बाद में मुगल आए तो उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई। ताजमहल बनाया, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनाया, आगरा का किला बनाया, और सी मशहूर बिल्डिंगें उन्होंने बनाई। तो ये मुस्लिम आर्किटेक्ट, स्थापत्य कला में मुस्लिम चीज़ें मिली, जो उनकी स्टाइल थी हमारे इंडियन स्टाइल में मिली। क्योंकि इनके आने से पहले हमारे यहाँ 2 स्टाइल थी। एक था उत्तर भारत में नागर स्टाइल, और दक्षिण भारत में द्रविड़ स्टाइल। इनके आने से बहुत से इस्लामिक स्थापत्य कला के
स्टाइल्स का यहाँ पे शुरुआत हुई। ये अपने साथ जनरली 3 चीज़ें लाए थे। स्थापत्य कला में देखा जाए तो 3 चीज़ें इन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस करी। क्या किया? एक गुंबद। गुंबद हमारे यहाँ कभी नहीं होता था, उत्तर भारत में या दक्षिण भारत के मंदिरों में देखें उस जमाने में तो नहीं था, तो गुंबद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। बाद में एक आर्क, दरवाजे के ऊपर जो मेहराब होता है उसे आर्क कहते हैं, तो आर्क इन्होंने इंट्रोड्यूस की, और एक मीनार। तो 3 चीज़ें, गुंबद, मेहराब और मीनार, ये इन्होंने इस्लामिक आर्किटेक्चर का वो भारत में इंट्रोड्यूस इस ज़माने में हुआ। तो हमारे वास्तुकला में भी इनका जो है ये प्रभाव पड़ा। भाषा का विकास, जनरली अरब, फारसी, ईरान के लोग उस ज़माने में फारस कहते हैं, तो फारसी, ईरानी, तुर्की लैंग्वेज वहाँ से आई। हमारे यहाँ की कुछ लैंग्वेजेस जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, सारी सब मिक्स होके एक नई भाषा का उदय हुआ जिसको कहते हैं उर्दू। तो उर्दू लैंग्वेज जो होती है प्योरली वो इंडियन लैंग्वेज है, यहीं पैदा हुई, यहीं वो पली, यहीं बढ़ी और यहीं उसका विकास हुआ उर्दू को। उर्दू बनी कैसे है? इन्हीं भाषाओं के खिचड़ी से बनी है, मिलने से बनी है। कौन कौन भाषाओं के मिलने से बनी है देखें तो फारसी है, अरबी है और तुर्की भी है। स्थानीय भाषाओं जैसे ब्रज है, खड़ी बोली है, आसपास की जो हरियाणवी है, सारे को मिलने से फिर उर्दू भाषा का यहाँ पे जन्म हुआ। उर्दू भाषा के बारे में 1-2 सवाल कभी कभी पूछता है। क्या पूछता है कि ये जनरली 11वीं-12वीं शताब्दी में इसका जब तुर्क आक्रमण हुआ, तुर्क का मतलब महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी से जब यहाँ पे हुआ तो उनके पास उनकी अपनी लैंग्वेज थी, फारसी थी, तुर्की थी, अरबी भी थी, अरबियन भी आए थे। तो फिर यहाँ की लैंग्वेज से उनकी लैंग्वेज में मिक्सअप बड़ा मुश्किल था, भाषा का संप्रेषण। तो फिर कॉमन चीज़ों में ये दोनों के मिक्स करके उर्दू बनी। आज भी उर्दू में देखें तो 70 से 75% शब्द जो है संस्कृत के हैं, बाकी 20-25 से 30% जो शब्द हैं वो बाकी लैंग्वेजेस के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं या तुर्की के हैं। तो ज़्यादातर उर्दू जो है वो हिंदी के शब्दों या संस्कृत के शब्दों से बनी हुई है। शुरू में इसे उर्दू को कैंप लैंग्वेज भी कहते हैं। हालांकि उर्दू शब्द का देखें ओरिजिन तो ये टर्किश भाषा का शब्द है। कहाँ गया? भारतीय भाषा, तुर्की भाषा। ये उर्दू जो शब्द है ये मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका आशय होता है लश्कर या शिविर या मिलिट्री कैंप। इसलिए उर्दू को कैंप भाषा भी कहते हैं, क्योंकि ओरिजिन जो है सैनिकों के कैंपों में हुई, तो इसलिए इसे कैंप लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये आप जानते रहिए किससे मिल के बनी है और क्या क्या बनी है। अब भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा, थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्या क्या अरबी है, क्या क्या टर्किश है। तो भारतीयों ने अरबों से सीखा कागज बनाना, पहला चीज तो भारतीयों ने सीखा। दूसरा, चरखे से सूत कातना। चरखा से हम लोग उस समय तक, अरब आक्रमण हुआ जब 11वीं-12वीं शताब्दी में, उस समय तक हम लोग चरखे से परिचित नहीं थे। हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से जनरली सूत काटने की जो प्रथा थी वो तकली से थी, स्पिंडल या तकली, देखा होगा आप लोगों ने तकली, तो उससे ये सूत काटने की प्रथा थी। लेकिन जब चरखा इंट्रोड्यूस हुआ तो व्हील थी उसमें, ये बहुत तेजी से फिर सूत काटने का काम शुरू हुआ। तो हमने चरखा, सिले हुए कपड़े, सलवार या कमीज, उससे पहले यहाँ पे कपड़ा लपेटने की प्रथा रही होगी। कचौड़ी समोसा बनाना ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमने तुर्कों से सीखा। अरबों ने हमसे क्या सीखा? अरबों ने हमसे ये सीखा, हमारी संख्या, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना। यहाँ से उन्होंने न्यूमेरिकल, हमारी संख्याओं को, न्यूमरल्स को अरबों ने सीखा, और अरबों से पश्चिमी देशों ने सीखा। और इसीलिए पश्चिम देश इस अंक पद्धति को अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं और अरबिक उसे हिंदवी कहते हैं। हमसे सीखा और उसके बाद उन्होंने उनसे सीखा तो वो नाम दे दिया, आज भी अरबिक न्यूमरल्स के नाम से जाना जाता है। और ज्योतिष, गणित उन्होंने हमसे सीखा, शतरंज का खेल वो हमारे यहाँ से सीख के गए, भारतीय संगीत और आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने हमसे सीखा। अब थोड़े से कुछ 8-10 सवाल देख लेते हैं जो इसे पूछते हैं। इसमें हमने आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बस सिंपल प्रश्न लिख दिए। क्या पूछते हैं? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था?
हम लोगों ने पढ़ लिया। मोहम्मद बिन कासिम था, 712 में उसने सिंध के राजा दाहिर को हराया था और चच वंश के शासक थे। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक वहाँ की फारसी में लिखी हुई है जो सिंध का इतिहास है, उसको कहते हैं चचनामा। याद रखिए, सिंध पर अरग आक्रमण से वहाँ का राजा कौन था, हम लोगों ने देख लिया, वहाँ का राजा था दाहिर। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था, तो जजिया कर सबसे पहले इसी ने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है चेरामन जुमा मस्जिद। ये कहाँ है, किस राज्य में है, तो ये है केरल में, क्योंकि वहीं पहले ये मुस्लिम धर्म फैला। बाकी अरबों की सिंध पर विजय की विस्तृत जानकारी किस फारसी ग्रंथ में मिलती है, चशनामा है, जो हमने बताया सिंध का इतिहास। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ से आए थे, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो ईरान का था, तो ईरानी था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर किस वर्ष विजय प्राप्त करी थी, तो ये है 712 ईस्वी। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। तो मेन इससे इस्लाम के भारत में आगमन से यही सवाल बनते हैं, पूछेगा सवाल तो यहीं से पूछेगा। उम्मीद है कि आप इसे बड़े आराम से कर लोगे। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे।